हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेने देकार्त के दर्शन में आत्मा और शरीर का संबंध। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। अगर हम पाश्चात्य दर्शन के इतिहास की तरफ दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर एक क्लासिकल शास्त्रीय समस्या देखने को मिलती है और वह है मन और शरीर या जड़ और पुद्गल या आत्मा और शरीर के संबंध की। अर्थात क्या आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यदि जुड़े हैं तो आत्मा का शरीर में वास कहाँ होता है या वह उसके साथ किस प्रकार से जुड़ती है? यह समस्या पाश्चात्य दर्शन में लगभग सभी दर्शनों में देखी जाती है और सभी पाश्चात्य दार्शनिकों ने इस समस्या को उत्तर देने का भी प्रयास किया है। रेने डेकार्ट आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक माने जाते रहे हैं और ये द्वैतवादी दार्शनिक थे। द्वैतवाद का अर्थ है जो दो तत्वों की सत्ता में विश्वास करते हैं, जड़ और चेतन, या जिसे हम मनस या पुद्गल कहते हैं। मनस, जिसे आत्मा भी कहा जाता है, ये क्रियाशील और चेतन तत्व है। हम सभी जानते हैं कि शरीर पंच महाभूतों से, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो शरीर पंच महाभूतों से अर्थात जड़ तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। यह जड़ तत्व होता है। इसमें जब आत्म तत्व या चेतन तत्व का समावेश हो जाता है, उसके साथ में एसोसिएट हो जाता है, तो वह शरीर चेतन शरीर हो जाता है। तो इसलिए जो मनस तत्व है वह आत्मा है, क्रियाशील है, यानी शरीर की गतिविधि या क्रियाएं आत्म तत्व या मनस के कारण होती हैं। चेतन है, क्योंकि यह चेतन सत्ता है इसलिए यह विचार करता है। हमने ये देखा था, हम आगे भी देखेंगे, पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में भी हमने देखा था कि देकार्त जो है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। कई बार कहता है आई डाउट देयरफॉर आई एम, कि मैं किसी चीज़ के ऊपर संदेह करता हूँ तो मेरा अस्तित्व है। संदेह करता हूँ यानी संदेह करने वाला वही हो सकता है जिसका अस्तित्व होगा, और अगर होगा तो वह चिंतक या संदेहकर्ता होगा। तो मनस तत्व जो है आत्मा है, क्रियाशील है, चेतन है, विचार करने वाला है, यानी सोचना विचारना आदि उसकी स्वाभाविक गुण हैं। और ये सभी गुण समाज में यानी लोगों के अंदर देखे जाते हैं। क्योंकि सभी लोगों के अंदर विचार या चिंतन का गुण पाया जाता है, इसी से आत्मा का अस्तित्व मनुष्यों के अंदर सिद्ध होता है। इससे क्या बात निकल के आती है कि आत्मा स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का अर्थ होता है कि जो अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य तत्व या सत्ता पर आधारित नहीं होता है, उसको किन्हीं बाहर से प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि वह स्वयं सिद्ध होता है। जैसे कि सूर्य जब निकलता है तो उसको स्थापित या सत्यापित करने के लिए हम ऐसे उदाहरण नहीं देते हैं कि सूरज निकल गया क्योंकि जो है सूरज की गर्मी में वस्तुएं गर्म होने लगी या पिघलने लगी। सूरज उदित होते ही उसका प्रकाश या सूरज की जो रोशनी है वह उसके होने का अस्तित्व सिद्ध कर देती है। तो स्वतः सिद्ध का अर्थ होता है जिसको सिद्ध करने के लिए बाहर से किन्हीं प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह अपना सत्यापन या अपनी सिद्धता साथ में लेके चलता है। वह स्वतंत्र है। जो चीज़ परतंत्र होती है वह किसी पे आश्रित होती है, वह नष्ट होती है, विनष्ट होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। परंतु जो स्वतंत्र है वह सर्वदा के लिए है, यांत्रिक नियमों के अधीन नहीं है। आप देखेंगे कि इस पूरी सृष्टि के अंदर एक मैकेनिज्म है, इस व्यक्ति के कर्म में एक यांत्रिकता होती है, परंतु आत्मा किसी यांत्रिक यानी मशीन की तरह काम नहीं करती है। आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आत्मतत्व मुक्त होता है, चेतन होता है, अभौतिक होता है। अभौतिक होता है अर्थात वह किन्हीं तत्वों से, जड़ तत्वों से मिलकर नहीं बना होता है। सरल होता है यानी उसको और फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य हो गया। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम संसार के जड़ तत्वों की बात करें तो हम उनको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं, परंतु आत्मतत्व अविभाज्य है, अप्रसारित है, अनएक्सटेंडेड है। आप देखिए कि
अनएक्सटेंडेड यानी वस्तु जो होती है वह उसका गुण होता है कि वह प्रसारित होती है अर्थात वह किसी स्थान को घेरती है। कहीं पे भी हम रखते हैं तो उसके लिए जगह चाहिए होती है, परंतु आत्मा तत्व अनएक्सटेंडेड है, अप्रसारित है, शाश्वत है, यानी सभी कालों में उसकी स्थिति है, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों में उसका अस्तित्व है। शरीर से पूर्ण भिन्न है, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्म तत्व चेतन है, इसलिए वह शरीर से पूर्ण भिन्न है। पुद्गल या जड़, ये तो हमने आत्म तत्व का विस्तार देखा या आत्म तत्व के गुण देखे। अगर हम पुद्गल या जड़ के लक्षण देखें या गुण देखें तो वह आत्म तत्व से बिल्कुल उलट होते हैं। विस्तार उसका मुख्य गुण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वस्तु है तो उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, वह स्थान घेरेगी। आत्मा की सभी विशेषताओं के विपरीत जड़ तत्व की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वह बद्ध होती है, वह भौतिक होती है, वह कॉम्प्लेक्स होती है, यानी सरल नहीं होते, वो बहुत सारे सरल तत्वों से मिलके बनती है, परतंत्र होती है, अचेतन होती है आदि। देकार्त आत्मा को शरीर से भिन्न और शरीर को आत्मा से पृथक मानते हैं। हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी और पूर्व में भी हमने व्याख्यान में पढ़ा था कि आत्मा के अस्तित्व को डेकार्ट संदेह की पद्धति के आधार पर सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि डेकार्ट आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि मेरा जो दर्शन का उद्देश्य है वह दार्शनिक सत्यों को खोजना है, और ऐसे दार्शनिक सत्य जो ठोस बौद्धिक प्रमाणों पर आधारित हों। हम जानते हैं कि डेकार्ट एक गणितज्ञ थे और गणित में न सिर्फ पुनर्कथन होते हैं बल्कि जो बात कही जाती है उसको वो सत्यापित भी करते हैं। और ऐसे में दर्शन के क्षेत्र में उनका आगमन इस उद्देश्य के साथ में हुआ कि दर्शन का क्षेत्र रुचिकर तो बहुत है, परंतु इस क्षेत्र में ज्ञान को लेके निश्चयात्मकता नहीं है, और इसीलिए उन्होंने प्रयास किया कि मैं यहाँ पर सत्यों को खोजूं, पर ऐसे सत्य हों जिनको मैं बौद्धिक प्रमाणों के आधार पर स्थापित कर सकूं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब मैं किसी चीज़ पर संदेह करती हूँ, क्योंकि हमने जब उनकी संदेह की पद्धति पढ़ी थी तो उन्होंने 4 स्टेप्स वहाँ पे बताए थे। आपको यदि याद नहीं है तो आप पीछे वाले चैप्टर्स में जाके उनको फिर से देख सकते हैं। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये कही थी कि मुझे किसी भी बात को जैसी की तैसी स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए। हर विचार पे, हर तथ्य के ऊपर मुझे संदेह करना चाहिए। इसलिए संदेह करने वाले यानी चिंतक का अस्तित्व होगा, और उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं। मैं अपने अस्तित्व के बिना अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि संदेह करने के लिए देखो, कुर्सी, मेज, पेन, पेंसिल, पेड़ ये संदेह नहीं करते हैं। कुर्सी कभी नहीं कहती है कि आप कौन, या आप मेरे ऊपर क्यों बैठे हैं, या ये चेयर तो मेरे हेड की है या मेरे किसी एक व्यक्ति विशेष की है। कोई भी जड़ तत्व कभी संदेह नहीं करता है। संदेह का दायित्व या संदेह का जो कह दीजिए मूल अधिकार है वह चिंतक यानी चेतन वस्तु का है। तो यदि संदेह करने वाले का अस्तित्व नहीं होगा तो वो कभी भी किसी चीज़ पर संदेह नहीं कर सकेगा। कोई चेतन सत्ता होगी तो ही वह संदेह कर सकेगी, और इसीलिए वो कहते हैं कि चिंतक का अस्तित्व है। चिंतक कौन है? आत्म तत्व है, क्योंकि शरीर तो विचार नहीं करता है। शरीर में से यदि प्राण या आत्मा या चेतना को निकाल दिया जाए तो शरीर तो निष्प्राण हो जाता है, जिसको हम जला देते हैं। तो चिंतन कौन करता है? आत्म तत्व करता है, शरीर नहीं करता है। इसलिए मैं संदेह के आधार पर आत्मा की सत्ता को सिद्ध करता हूँ, ऐसा डेकार्ट का मानना है। अब यदि आत्म तत्व है तो डेकार्ट के सम्मुख यह प्रश्न भी आता है कि वह आत्मा रहती कहाँ पर है। तो डेकार्ट क्योंकि बेसिकली एक साइंस के व्यक्ति थे, तो उन्होंने डेकार्ट को शरीर के अंदर पिनियल ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क यानी हमारे सिर के मध्य भाग में स्थित होती है, वहाँ पर उसका स्थान बताया है। पिनियल ग्लैंड में या पिनियल ग्रंथि में आत्मतत्व निवास करता है और वहीं से सारे शरीर को प्रकाशित या चैतन्यमय करता है। अब जो बेसिक क्वेश्चन है कि आत्मा और शरीर का संबंध कैसे व्याख्यात करते हैं डेकार्ट, तो
आत्मा और शरीर के संबंध को लेकर बहुत सारे मत प्रचलित हैं। क्रिया प्रतिक्रियावाद, अन्योन क्रियावाद, समांतरवाद, इनके सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। मन तथा शरीर के आपसी संबंध को में इसके अलावा भी सिद्धांत हो सकते हैं, परंतु डेकार्ट मन और शरीर के बीच का जो संबंध है उसको अन्योन क्रियावाद के आधार पर या अंतर क्रियावाद के आधार पर समझाते हैं। कभी कभी वो समांतरवाद की तरफ भी झुके हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इन दोनों नामों की व्याख्या करने का संक्षेप में प्रयास करें तो कह सकते हैं कि समानांतरवाद के अनुसार मन और शरीर दोनों की अपनी प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। मन एक तरफ स्वतंत्र चलता है, शरीर एक तरफ चलता है, और साथ साथ चलते हुए ये एक दूसरे के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए संबंध को स्थापित करते हैं। शरीर की व्याख्या शारीरिक नियमों से और मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या आत्मिक नियमों के आधार पर की जाती है। यह अंतरक्रियावाद का संबंध कहलाता है। इसलिए डेकार्ट मन और आत्मा के मध्य के संबंध की व्याख्या अंतरक्रियावाद के आधार पर करते हैं। हालांकि उनके इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं, परंतु फिर भी डेकार्ट के यदि हम आत्म तत्व के संबंध को, शरीर के साथ उसके संबंध को समझें तो दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। बाकी सभी बातें लगभग अन्य दर्शनों के साथ में मेल खाती हैं, पर जो दो बात महत्वपूर्ण याद रखने की है वो यह है कि डेकार्ट के अनुसार पिनियल ग्लैंड या पिनियल ग्रंथि वह स्थान है जहाँ पर आत्म तत्व रहता है, और दूसरा वह अंतर क्रियावाद के आधार पर या अन्योन क्रियावाद के आधार पर और कभी कभी समानांतरवाद के आधार पर मन और शरीर के संबंध को समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।